जनसंख्या। जनसंख्या मतलब आबादी, यानी एक क्षेत्र में कितनी आबादी है उसको जनसंख्या कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जनांकिकी वहाँ की आयु संरचना को बताती है। भारत की आयु संरचना देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला 0 से लेकर 14 वर्ष तक, जिसे हम बच्चा कह सकते हैं। दूसरा 15 से 49 वर्ष के बीच, जिसे हम वयस्क कह सकते हैं। और तीसरा वृद्ध 60 प्लस होता है। आगे देखें तो 15 से लेकर 59 वर्ष के दौरान जो जनसंख्या होती है वही आर्थिक क्रियाएं करते हैं, वही समाज को बदल सकते हैं, समाज को प्रभावित कर सकते हैं। और कुछ आप सोच सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ नीचे लिखा है, जैसे भारत की जनांकिकीय लाभांश वास्तविक में है या नहीं है। देखें तो यहाँ बहुत सारे बेरोज़गार घूमते हैं, बेहुनरमंद घूमते हैं, और ये कार्यशील जनसंख्या जो है इसमें असमानताएं बहुत है। जैसे यहाँ देखें तो प्रथम सेक्टर में 57% महिलाएं संलग्न हैं और सेकंड सेक्टर में सिर्फ 17% महिलाएं। आगे इसको हम सोचें तो बेहतर जीवन कहाँ होता है? प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर किस में होता है? तो आपको खुद लगता होगा कि पहले से बेहतर दूसरा में होगा और दूसरे से बेहतर तीसरा में होगा। अगर प्रथम सेक्टर में लगे जनसंख्या को हम दूसरे या तीसरे सेक्टर में शिफ्टिंग करें तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बेहतर होगा। अगर ये दोनों बेहतर होगा तो देश की जीडीपी अच्छी होगी। तो ये पॉइंट बेहतर होगा याद रखने के लिए। आगे देखते हैं। ये भी सब डाटा पे नहीं जाना है, डाटाएं सिर्फ बात को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या और आर्थिक विकास, समावेशी विकास। आर्थिक शब्द जहाँ आए तो उस पर 3 चीज़ ध्यान रखेंगे। एक उत्पादन पे, दूसरा वितरण पे और तीसरा उपभोग पे। विकास का मतलब हम समझते हैं। विकास का मतलब क्या हो गया? रोज़गार वृद्धि हो, गरीबी में कमी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, है ना, और शिशु मृत्यु दर अच्छा हो, लिंग अनुपात अच्छा हो, असमानताएं कम हो, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक है या साधक है। तो एक तरफ मैंने इसे बाधक के रूप में लिया है और एक तरफ साधक के रूप में लिया है। बाधक किस सेंस में कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से सरकार के बजट में उसका राजकोषीय घाटा कितना बढ़ता है, और इस जनसंख्या के बढ़ने से अगर उसकी गुणवत्ता में सुधार करें, उसे सक्षम बनाएं या रचनात्मक बनाएं, तो वो देश को कितना दे सकते हैं। इसी का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। तब हमें पता चलेगा कि जनसंख्या वास्तविक में बाधक है या साधक है। मैंने यहाँ DINC लिखा है और DIWC लिखा है। इसका मतलब है डुअल इनकम नो चिल्ड। लिखता हूँ डुअल
इनकम नो चाइल्ड, यानी दो एक पति पत्नी है और उसके बच्चे नहीं हैं, वो ज़्यादा बचत करेंगे तो फिर निवेश होगा तो फिर जीडीपी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। और एक नीचे है डुअल इनकम विथ चाइल्ड, जब चाइल्ड होगा तो उसका जो डिस्पोजेबल इनकम होगा वो कम होगा, और जिसके पास बच्चे नहीं होंगे उसके डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होंगे। इसी तरह इसका चक्र देखें तो बचत से निवेश, रोज़गार, इसको देख सकते हैं। हाँ, देखें बाधक के रूप में जनसंख्या कैसे, तो जानते हैं कि धरती पे संसाधन सीमित है, तो खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, बचत प्रभावित हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ कहा DIWC में। फिर बेरोज़गारी बढ़ सकती है, भारी जनसंख्या बढ़ सकती है। भारी जनसंख्या तो समझते होंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा होगा, जैसे यहाँ भारत की आयु संरचना में देखें तो पहला नंबर पे यानी 0 से 14 वर्ष के बीच 34.4% है टोटल जनसंख्या, भारत की टोटल जनसंख्या का। और दूसरा यानी जो जनांगीय लाभांश जिसे कहते हैं वो 58.7% है, और वृद्ध व्यक्ति 6.9% है। अगर हम बच्चों को और वृद्ध को जोड़ दें तो 41.3% होता है। ये आर्थिक विकास में बाधक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इसे जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसे इसको खिलाना होता है। लेकिन अगर हम वृद्ध व्यक्ति को, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको हम बहुत सारे ऐसी जगह लगा सकते हैं जिससे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे इंस्टीट्यूट में उसे लगा दें, जिस क्षेत्र से वो निकला है उस क्षेत्र में अगर बेहतर है तो उस क्षेत्र में उसे लगा दिया जाए तो ज़्यादा उत्पादकता दे सकता है। भारतीय जनसंख्या देख ली, फिर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा तो आवास की समस्याएं पैदा होगी, और जनसंख्या घनत्व तो अगर ज़्यादा हो जाए तो कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, जिससे सरकारी व्यय बढ़ेगा, और सरकारी व्यय बढ़ेगा तो फिर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो सामानों का डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, और डिमांड ज़्यादा बढ़ने से फिर महंगाई बढ़ती है। और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पर्यावरण पर भी इसका भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे वनों की कटाई होगी और आवास बनाए जाएंगे। देखते हैं, अब इससे साधक के रूप में लेते हैं। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं है, उसी तरह जनसंख्या का भी कोई ना कोई ज़रूर हल है। बात देखें कि संसाधन की सीमित है तो फिर हम समावेशी तरह से उस संसाधन को यूज़ करें तो आगे तक चला सकते हैं। और फिर आगे बेरोजगारी, बचत प्रभावित, आगे यहाँ परिवार नियोजन लिखा हुआ है, इसमें आप 2000 का सरकार राष्ट्रीय नियोजन नीति जो लाई है उसे पढ़ सकते हैं। उसमें 3-4 पॉइंट अच्छे बताए हैं, उसे लास्ट में बताऊंगा। बेरोजगारी को अमर्त्य सेन और महबूब हक के थ्योरी से डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसे दूर कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो यहाँ मैंने भी पहले लिखा था कि इसे कैसे सही करें, जैसे बेरोज़गारी है, बेहुनरमंद है, असमानताएं हैं, तो इसे कैसे दूर करें। मैं अमर्त्य सेन के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अमर्त्य सेन ने सक्षमता की बात की थी। सक्षमता दो तरह से आते हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। ये दोनों बेहतर होंगे तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सक्षम बन सकेंगे, और सक्षम बन जाएंगे तो फिर वो कोई ना कोई कार्य करेंगे, और कार्य करने के लिए
उसे 3 तरह के स्वतंत्रता मिलने बहुत ज़रूरी है। पहली आर्थिक, फिर राजनीतिक और एक सामाजिक। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य मेरा है कि उदारीकरण में भी आंतरिक उदारीकरण, जिसे डीरेगुलेशन भी कहते हैं। फिर राजनीतिक में क्या है तो विकेंद्रीकरण, और सामाजिक में क्या है तो सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब हुआ स्वतंत्रता। स्वतंत्र मतलब अपना निर्णय खुद ले सके। अगर सोचें कि ये सब आपके पास हो तो आप किस तरह से निर्णय लेंगे और अपने जीवन को किस तरह से बेहतर कर पाएंगे, यही अमर्त्य सेन ने बताए थे। मैंने ये बताया था कि 60+ व्यक्ति को कैसे हम जोड़ सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में। जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ अंतर्निर्भरताएँ ज़्यादा होती। अंतर्निर्भरता से यहाँ तात्पर्य है कि एक दूसरे के मांग को प्रभावित करते हैं लोग, और जब एक दूसरे के मांग को प्रभावित करते हैं तो आर्थिक क्रियाएँ तेज होती है, और आर्थिक क्रियाएँ तेज होती है तो इससे जीडीपी बढ़ता है। यहाँ मैंने लिखा है दक्षिण भारत से अब जनांकीय लाभांश खत्म हो रहा है और उत्तर भारत में यानी बीमारू राज्य में यह 2050 तक रहने की उम्मीद है। बीमारू राज्य के सरकारों को कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करना होगा। मैंने यहाँ लिखा है कि जनांकीय लाभांश जो 15 से लेकर 59 वर्ष तक है वो दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और नीचे जो राज्य हैं उनमें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो अब इससे समस्याएं उत्पन्न होगी और इससे प्रतिस्पर्धी संघवाद भी बढ़ेगा। इस सब पे ध्यान देना है थोड़ा सा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे।